यहां से प्रारंभ करते हैं आज की हमारी जो क्लासेस है। तो हमने साइंस के बारे में जान लिया। विज्ञान विषय में हम सबसे पहले, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, आपको विज्ञान के अंतर्गत जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो विज्ञान, या जिसको हमने सामान्य विज्ञान के रूप में हमने इसको जाना है, सामान्य विज्ञान, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत सरल शब्दों से आपको समझाया जाए और बहुत आसानी से इसको आप समझेंगे। बस आप क्लास में ध्यान से सुनने का और कॉपी पेन लेकर के आप ध्यान रखिएगा। आपको जो चीजें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा निश्चित रूप से परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगी। तो हमने स्टार्ट किया कि जो समान विज्ञान के क्वेश्चन हैं ये 60 नंबर के आने हैं, जिसमें से हम जानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन शाखाओं में हमने जब साइंस को बांटा तो इन शाखाओं में हम देखते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जिसमें से न्यूनतम जो प्रश्न हैं कि अंक हैं वह 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम साइंस, जब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में हम सबसे शुरुआत में आपको इसकी तैयारी कराते हैं किस विषय की? बायोलॉजी विषय की। तो बायोलॉजी के अंतर्गत, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी, या इसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यहां से इस टॉपिक, यह टॉपिक नहीं है, यह एक विषय है। बायोलॉजी विज्ञान का ही एक शाखा है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, जिसमें से पूरे बायोलॉजी से आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंकों के प्रश्न सिर्फ जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानते हैं, लेकिन जब हम क्लास स्टार्ट करें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल शून्य होकर के बैठिए, समझिए और समझ करके निश्चित रूप से इसको आप अध्ययन करिए। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो निश्चित रूप से मिसमैच होगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अतः जीव विज्ञान को हम यहां से बायोलॉजी को या साइंस को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी, या इसी को हम बोले हिंदी में बात करें तो जीव और विज्ञान। बायोलॉजी शब्द को अध्ययन करते हैं तो बायोस और लॉजी को बोला जाता है, दो शब्दों से मिलकर बना है लोगास, अर्थात बायोस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है बायोलॉजी। जहां पर बायोस शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है, इसका बायोस शब्द का अर्थ होता है जीवन। ध्यान रखिएगा, बायोस शब्द का हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन कहते हैं। वहीं लोगस शब्द को हिंदी में हम बात करें तो लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे जिनमें क्या पाया जा रहा है? जीवन पाया जा रहा है। तो सरल शब्दों में हम बात करें, जीवन किसमें पाया जाता है? तो जीवन पाया जाता है किसमें? सजीवों में। सजीवों में, जिनको हम बोलते हैं लिविंग। लिविंग शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो जिसमें जीव की हम बात कर रहे हैं, तो जीवधारियों में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। और इन्हीं जीवधारियों का या जिनमें जीवन पाया जाता है उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसी का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होंगी आपको कि बायोलॉजी जो शब्द है, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगस, दो अर्थात जीव और विज्ञान। जहां पर जीव अर्थात जिसमें क्या पाया जा रहा है? जिसमें जीवन पाया जाता है। इस जीवों में क्या पाया जाता है? जीवन। और उसी को हमने क्या कहा? सजीव कहा। और इन्हीं जीवों का ही क्या करना? अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है
यह क्या है, इसमें हमको किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो टोटल जब हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो यहां पर सजीव के अंतर्गत हम जानते हैं कि सजीव में जितने भी आपके यूकैरियोटिक कहें, प्रोकैरियोटिक कहें या विकसित जीव कहें, विकसित जीवधारी के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम सजीवों के अंतर्गत अल्प विकसित के बारे में बात करेंगे, जहां हम सजीवों के अंतर्गत कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनको हम एक कोशिकी कहते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनको हम बहुकोशिकी कहते हैं, वेल डेवलप्ड, और यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहा जाता है, बहुकोशिकी। तो सजीवों के अंतर्गत यही हम सजीवों में देखते हैं तो हम पादप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये विस्तृत अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सजीवों के अंतर्गत करते हैं। तो और भी आएंगे इसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग कुछ शैवाल के बारे में बात करेंगे, प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करेंगे, और उधर इससे आगे बढ़ते चलेंगे तो क्रमशः हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हमको किसका अध्ययन करना है, सजीवों का अध्ययन करना है। अब यहां पर जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखो, इससे पहले वाले पेज में मैं आपको बताया कि सजीवों के अंतर्गत हमने पेड़ पौधों को भी लिखा, हमने जंतुओं के बारे में भी लिखा, जंतु भी हैं, और इन जंतुओं के अंतर्गत हमने किसका नाम लिया, तो यहां पर हमने एक कोशिकी का नाम लिया। जीव जंतुओं में हम किसका नाम लिए, एक कोशिकी हमने कहा। हमने आपके समक्ष बहुकोशिकी शब्द उपयोग किया, है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बात की। तो इन सब चीजों को अध्ययन, अब यहां पर जब हम पेड़ पौधों या इसी को हम क्या बोलते हैं और सामान्य भाषा में पादप की बात करते हैं, हम उस पादप कहिए या पेड़ पौधे कहिए। और जब हम पादप के बारे में बात करते हैं तो टोटल सबके बारे में अध्ययन क्या कहलाया, जीव विज्ञान के बारे में। तो इसके अंतर्गत दोनों को एक साथ ना जान करके विज्ञान विषय ने, साइंस ने जीव विज्ञान को दो भागों में, अलग अलग भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया है। तो दो भागों में कौन से भाग हैं, तो पहला भाग कहलाता है जंतु विज्ञान, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी के रूप में जानते हैं, जूलॉजी। और दूसरा है जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दोनों जीव विज्ञान की ही शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की ही शाखा है। कौन सी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यहां पर एक शब्द बार बार मैं उपयोग कर रहा हूं, जीव विज्ञान। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द का उपयोग करने वाले कौन थे। तो जीव विज्ञान का जो शब्द है इसके बारे में आप लिख सकते हैं क्या, कि जीव विज्ञान शब्द का उपयोग या इस शब्द को देने वाले, उपयोग या देने वाले, उपयोग को यहां से हम क्लियर करते हैं, उपयोग न कह के क्या कहेंगे, जीव विज्ञान शब्द को देने वाले वैज्ञानिक। याद करते रहिएगा, याद करेंगे और समझना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है साइंटिस्ट के नाम में। तो यहां पर जीव विज्ञान शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो मैं इस शब्द पर थोड़ा जोर देके बोलूंगा और उस जोर देने वाले शब्द को आपको विशेष रूप से अपने माइंड में सेट करना है। तो इसमें आप याद रखिएगा लैमार्क व ट्रिवीरेनस, इनका नाम आप याद रखिएगा
कि जीव विज्ञान शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन? तो लैमार्क व ट्रिवीरेनस ने बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया था। तो निश्चित रूप से ये आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीजें कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में हमको किन चीजों का अध्ययन करना है। इसके अलावा जीव विज्ञान में के जो शब्द है, इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया। 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से आपको लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस का नाम याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको भी जान लिया, जंतु विज्ञान को और वनस्पति विज्ञान को। अब जीव विज्ञान की हमने इसके अंतर्गत देखते हैं, यहां पर आपको 2 चित्र नजर आ रहे हैं। एक साइड जंतु विज्ञान लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट में वनस्पति विज्ञान लिखा हुआ है। तो यहां पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं, जूलॉजी। इसको क्या कहा गया था? जूलॉजी मैंने कहा था, जूलॉजी कहा, और इसको मैंने बॉटनी के रूप में आपको बताया। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम दोनों को आपको समझना है। हिंदी और अंग्रेजी में क्या है, साइंस में, बायोलॉजी में कई ऐसे शब्द आते हैं जो अंग्रेजी शब्द ही उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, हिंदी शब्द में उनका याद करना या समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर देखिए, जीव विज्ञान हमने शब्द के बारे में जाना। शब्द किसने दिया? लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जीव विज्ञान के सामने क्या लिखा हुआ है? अरस्तु लिखा हुआ है। तो जीव विज्ञान द फादर ऑफ बायोलॉजी यदि पूछता है, यहां पर तीनों जो जीव विज्ञान के यहां कोष्टक में लिखा हुआ है अरस्तु, यहां पर जंतु विज्ञान के कोष्टक में लिखा हुआ है अरस्तु, और जहां पर वनस्पति विज्ञान के कोष्टक में लिखा हुआ है थियोफ्रास्टस। शब्द देने वाले अलग और उसके पश्चात इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में अध्ययन करके हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों के नाम यहां पर हैं जंतु विज्ञान। या सबसे पहले बात करें हम जीव विज्ञान को के जनक किसे कहा जाता है? वर्ड याद रखिएगा, मैंने यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया है? जनक। जनक वर्ड यूज किया है, जनक शब्द का प्रयोग किया है। जनक अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द देने वाले कौन? लैमार्क व ट्रिवीरेनस। द फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरस्तु। एरिस्टोटल भी कहा जाता है इनको। और वहीं पर द फादर ऑफ जूलॉजी, तो याद रखिएगा अरस्तु ही है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है और वहीं पर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। यहां पर आप देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हमने किसका नाम लिखा हुआ है यहां पर? थियोफ्रास्टस। अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रास्टस। तो यहां पर हमने आज की जो क्लास में बायोलॉजी की जो क्लास के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे हैं और इन्हीं चीजों को आपको याद करना है। मैंने जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है यह आपको क्लियर कर दिया। जीव विज्ञान शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे उसके बारे में बता दिया। इसका विस्तृत अध्ययन करके इसका हमने जनक के रूप में जाना। बायोलॉजी को किसको? अरस्तु को जाना। वहीं पर हमने जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा? 2 शाखाओं में बांटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम अरस्तु को देख रहे हैं कि द फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि जंतु विज्ञान के पिता या जनक कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आपको टिक किसको करना है? अरस्तु को टिक करना है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस का नाम आपको याद रखना है। 2 यहां पर जो चित्र बने हुए चित्रों में आप देखेंगे जंतु विज्ञान के अंतर्गत जितने भी उभयचर हो, सरीसृप हो, जल में पाए जलीय हो, एक्वेटिक जिसको हम बोलते हैं, स्तनधारी हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जीवधारी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पादप विज्ञान
या वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि कुछ छोटे निम्न वर्गीय पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, कुछ वृक्ष जिसको हम ट्री कहते हैं, कुछ हम जिसको सर्ब्स कहते हैं, शाक एवं झाड़ी के रूप में जानते हैं। तो जितने भी जैसे दूबा है, पुदीना है, ये छोटे छोटे से जो पौधे भी पाए जाते हैं, इन सब का विस्तृत अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे? पादपों के बारे में, पादप या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, और वहीं पर जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने जाना कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब जब हमको जीवधारियों के बारे में बात करनी है, तो चाहे वह प्लांट है या आपके क्या है, एनिमल्स हैं, टोटल है जब हम बात करते हैं, तो एक यहां पर जीव विज्ञान के अंतर्गत अब हमारी क्लास यहां से बेसिक जानकारी आपको देना मैं प्रारंभ करता हूं, और जिसको आप अक्षरशः याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे। जीव विज्ञान में हमने जाना, हमने शुरुआत में ही एक शब्द का उपयोग किया, सजीव का उपयोग किया, या इसी को हम बात करें सजीव जगत कहें, अर्थात लिविंग वर्ल्ड कहें। तो लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर एक शब्द आ गया सजीव, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं सजीव किसे कहा जाता है। अब जब सजीव शब्द आया, तो हमारे दिमाग में जब हम शुरुआत में पढ़ते थे, स्कूली जब शिक्षा ग्रहण करते थे, तो दो शब्द बहुत उपयोग किए जाते थे, एक सजीव और दूसरा एक शब्द था निर्जीव। तो जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सजीव किसे कहा जाता है और निर्जीव किसे कहा जाता है। अर्थात इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग, इनको कहा जाता है निर्जीव को, और लिविंग कहा जाता है किसको? सजीव को कहा जाता है। तो निर्जीव और सजीव जो दो शब्द आते हैं, यहीं से जीव विज्ञान प्रारंभ हम करते हैं। सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण क्या हैं, सजीवों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या जो गुण सजीवों में पाए जाते हैं वही गुण क्या निर्जीवों में पाए जाते हैं। तो यहां पर हम एक एक करके सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, और इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि क्या वह प्रक्रिया यह सजीव में है, निर्जीव में है, क्या यह इसका विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है। तो यहां से हम प्रारंभ कर देंगे सजीव के बारे में। तो सबसे पहले जब हम सजीवों के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले सजीव जो शब्द आया, तो सबसे पहले हम अपने आप को देख लें कि हम सब क्या है, सजीव हैं। और हमको स्कूली शिक्षा में जब हम स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय सजीवों के बारे में हमको यही बताया जाता था कि जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, अपना काम स्वयं कर लेते हैं, उनको सजीव कहा जाता है। थोड़ा सा क्लासेस बढ़ी, कॉन्सेप्ट बढ़ा, मैच्योरिटी आई, तो कुछ नए नए शब्द आए, और जो नए नए शब्द आए वह शब्द 11th 10th के बाद 9th 10th में वो शब्द हमारे दिमाग में शिफ्ट कर दिए गए। उन शब्दों से ही वही शब्द फिर आगे 11th 12th MSc BSc जो भी हम अध्ययन करते हैं, वहां पर उन्हीं शब्दों को आक्रमशः हम अध्ययन करते हैं। तो सजीवों के लक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि सजीवों के लक्षण में हम पहली बात करते हैं कि सजीवों में पहला लक्षण बात करें कौन सा पाया गया, वृद्धि पाई जाती है। अर्थात जितने भी सजीव हैं सब में क्या पाया जाता है, वृद्धि और विकास पाया जाता है। ये याद करते चलिएगा कि सजीवों के लक्षण वृद्धि एवं, सजीवों में क्या पाया जाता है, वृद्धि एवं विकास पाया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाया जाता है। उसके अलावा सजीवों में प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सजीवों में गति व प्रचलन पाया जाता है, प्रचलन पाया जाता है, मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और हम क्या देखते हैं कि जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है,
सभी सजीवों के में आप जैव रासायनिक क्रियाएं देखते हैं कि सभी सजीवों में जैव रासायनिक क्रियाएं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये सब लक्षण किसमें पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सजीवों में उत्सर्जन की भी क्रिया पाई जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जीव विज्ञान में विभिन्न बहुत सारी चीजों को हम अध्ययन करते हुए साथ में चलते हैं, और भी इसके अंतर्गत आते हैं, उसको आप और लिख सकते हैं। यहां पर मैं 7 पॉइंट डाल देता हूं, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता व अनुकूलन, ये सब किसमें पाए जाते हैं, सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके जो और भी इसके अंतर्गत और भी चीजें आएंगी, मृत्यु भी पाई जाती है सजीवों में, मृत्यु भी होती है, जीव द्रव्य भी पाया जाता है, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो सजीव होते हैं, सजीवों के बारे में पहली चीज, ये कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और हमने क्या वर्ड यूज किया, ये जीव द्रव्य पाया जाता है। ये एक वर्ड जो आया है जीव द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा हुआ है कि जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। कहने का मतलब कि बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट की यहां बात कर रहे हैं कि भौतिक आधार, कहने का मतलब जितनी भी क्रियाएं आपके शरीर में संचालित हो रही हैं, वही क्रियाएं आपके शरीर की सबसे छोटी सी छोटी यूनिट कौन है, तो सबसे से छोटी यूनिट है कौन, सेल कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको, हम कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका में जब हम अध्ययन करते हैं कोशिका का, तो कोशिका में हमको यहां पर कोशिका द्रव्य और क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। यहां पर जो केंद्रक है, यहां पर आपका पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रीय द्रव्य या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। जब हम और डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो इसकी हम आपको गहराई तक जाकर के जीव द्रव्य के फंक्शन, उसमें पाई जाने वाली क्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लक्षण, जब हम बात करते हैं कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों में कौन कौन से लक्षण या गुण पाए जाते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सजीवों को जो हम लक्षण का जब अध्ययन करेंगे, तो पहला लक्षण है आपके समक्ष यहां पर क्या, वृद्धि एवं विकास। कि सजीवों में क्या पाया जाता है, वृद्धि एवं विकास पाई जाती है। अब जो वृद्धि एवं विकास पाई जाती है, इन वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत हम देखते हैं वृद्धि को, ये ग्रोथ जो शब्द आया है, इन शब्दों पर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको क्लियर होती जाएंगी। वृद्धि एवं विकास के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं भी यहां वहां की डेफिनेशन या वर्ड को नहीं लिखना पड़ेगा कि जो वृद्धि है, कॉमन एक शब्द के बारे में हम बात करें तो जब हम छोटे थे, जब हम आज से हम पीछे जाते हैं, तो जब हमारी उम्र, मान लीजिए हमारी उम्र कितनी थी, 10 साल के थे, तब उस समय हमारा जो वजन था, एक अनुमान लगाते हैं 30 किलो हमारा वजन था। और आज हमारी उम्र, यदि हम 30 साल के हैं, या हमारी एज कितनी हो गई है, 30 ईयर हो गई है, 30 एज हो गई है, तो आज हमारा वजन 70 केजी है। हमने क्या समझा कि उम्र के साथ साथ
क्या बढ़ा यहां पर हमारा वजन बढ़ा। जब वजन बढ़ा तो यहां पर कई चीजें एक साथ आपको मिसमैच भी हो जाएंगी। तो सजीवों में हमने सब वृद्धि को समझाने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं कि वृद्धि कहते किसे हैं, ग्रोथ कहते किसे हैं, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहां पर आप चित्र देख रहे होंगे कि जब हम छोटे से थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बालक थे, धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं यहां पर परिवर्तित होती गई। अवस्थाओं के साथ साथ में हमें क्या नजर आ रहा है, ग्रोथ नजर आ रहा है। और एक समय तक, एक सीमा तक वृद्धि होने के पश्चात फिर क्या हो रहा है, हम क्रमशः डाउन, नीचे की ओर जा रहे हैं। अर्थात कोशिकाओं की बात करें हम, कोई भी कोशिका हो, कोशिका कोई भी, जब हम समसूत्री विभाजन जब बात करते हैं तो एक ही कोशिका से दो नई कोशिकाओं का जन्म हुआ। इन दो नई कोशिकाओं का जन्म होने के पश्चात धीरे धीरे इनमें क्या होती है, परिपक्वता आती है और एक समय के पश्चात इनका भी विभाजन होता है और फिर ये समाप्त होकर के अपने समान दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। तो वृद्धि के अंतर्गत हम वृद्धि को जब देखा हमने कि यहां पर वृद्धि को हम दो भागों में हम डिवाइड कर दिया हमने। अब हम इसको आपको इसकी भाषा समझाते हैं, सजीवों की भाषा से, कि जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं वृद्धि, तो वृद्धि को हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। हमने क्या जाना, अभी जो मैं उदाहरण दिया था तो यहां हमने क्या जाना कि वृद्धि में क्या हो रहा था, शरीर के भार में वृद्धि हो रही थी, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अर्थात सजीवों का क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ा। और हमने क्या जाना कि जैसे जैसे ही कोई जीवधारी परिपक्व होता है, जब उसमें वृद्धि होती है तो क्या हो रहा है, वृद्धि को दो शब्दों से हमने, दो सेंटेंस से समझेंगे, उसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। अभी दो चीजों को लिख करके आपको मैं समझा रहा हूं कि पहला वृद्धि में क्या होता है, तो वृद्धि में द्रव्यमान बढ़ता है और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यहां पर द्रव्यमान बढ़ा और यहां कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब यहां पर यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन समझिएगा, यहां पर क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? यदि यह ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या वृद्धि, या क्या को हटा के आप पूछ सकते हैं यहां पर, वृद्धि सजीवों का क्या विशिष्ट लक्षण होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, शायद मैं एक अनुमान के आधार पर कह सकता हूं कि आप सभी लोगों का उत्तर आएगा हां, कि हां वृद्धि सभी सजीवों में पाई जाती है। लेकिन अब एक उदाहरण से मैं आपको और इसको क्लियर करना चाहता हूं कि एक तो यहां पर एक शब्द मैंने उपयोग किया, कौन सा शब्द उपयोग किया, विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर। तो यहां पर जब स्पेशल की बात कर रहा है, विशिष्ट लक्षण की बात कर रहा है, तो विशिष्ट लक्षण है या नहीं, इसको अब आप बताएंगे। कि जैसे हमने क्या बात की वृद्धि के बारे में, समझ लीजिए आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि एक रेत का ऐसा टीला हमको नजर आता है। अब रेत का टीला नजर आ रहा है और इसमें रेत का ऐसा टीला, जब हवा चलती है तो धूल के कण, गुब्बार जब उड़ते हैं तो इससे टकराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं जब शांत होता है तो इसमें इसके आकार में वृद्धि हो गई। पहले इसकी हाइट कहां तक थी, यहां तक थी। अब जब हवा तूफान के पश्चात इसमें इसकी हाइट यहां तक पहुंच गई है। पहले ये यहां तक हाइट थी, ऊंचाई बोल रहा हूं मैं, इसकी ऊंचाई टीले की इतनी थी, अब ऊंचाई यहां तक पहुंच गई है। तो क्या निर्जीवों में भी वृद्धि होती है? तो यहां पर उत्तर आएगा कि हां,
निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में बाहरी वृद्धि हो रही है, आंतरिक वृद्धि नहीं होती। तो यहां तो सबसे पहले उत्तर क्या आ गया? यहां पर उत्तर यह आ गया कि यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, विशिष्ट लक्षण नहीं है। नहीं है मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो निर्जीवों की हमने यहां बात की, आपको एक उदाहरण समझाया, नॉन लिविंग में भी क्या हो रहा है? इसकी एक तो हाइट बढ़ी, मतलब इसमें बाहरी क्या हो गया? बाहरी वृद्धि हुई। मतलब निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि नहीं होती, जबकि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, और तो इस प्रकार से ये हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो निर्जीवों के बाहरी आवरण में वृद्धि हो रही है, आंतरिक में नहीं होती है, इसलिए ग्रोथ को क्या विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब हमने जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रोथ के बारे में, निश्चित रूप से यह क्लियर हो गया होगा। वृद्धि के साथ साथ में क्या होता है? विकास होता है। और वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं, अलग अलग अन्य लक्षण के रूप में देखते हैं। तो यहां पर दूसरा लक्षण मैंने लिखा हुआ है उत्सर्जन। आपके सामने उत्सर्जन वर्ड लिखा हुआ है। उत्सर्जन जो शब्द है, उत्सर्जन के बारे में हम जब आपको समझाते हैं तो समझिएगा उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन अर्थात उत कहने का मतलब आपके शरीर में कैसे पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, या इसी को और क्या कहते हैं हम? हानिकारक पदार्थ। और क्या कह सकते हैं हम? विषैले पदार्थ। इन पदार्थों को शरीर से प्रत्येक जीवधारी क्या करता है? रिमूव करता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। बाहर निकालना अर्थात शरीर से कौन से पदार्थों को? विषैले पदार्थों को, या शरीर से हानिकारक पदार्थों को, या इन पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। हमारे शरीर में इनके रहने से हमको कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। तो इन पदार्थों को शरीर में रखने से, शरीर में न रख करके शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। और प्रत्येक जीवधारी, जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में यह पाया जाने वाला एक लक्षण है। कौन सा? उत्सर्जन का लक्षण। आपने देखा होगा कहीं पर हम यूरिया को उत्सर्जन के रूप में करते हैं, कहीं अमीनोटेली के रूप में कुछ पक्षी करते हैं, अलग अलग, कुछ अलग अलग मेढक हैं। तो अलग अलग पदार्थों को, मछलियां हैं जो जल में पाई जाती हैं, है ना, पक्षी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं। तो उत्सर्जन सजीवों में पाया जाने वाला एक लक्षण है। सजीवों में यह पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। उसके बाद हम देखते हैं, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है कि मानव शरीर की जब हम बात करें तो मानव शरीर में, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं वृक्क कहा जाता है। और यह वृक्क का काम क्या है? तो इस वृक्क के बारे में हम जानते हैं कि जो वृक्क होता है, यह वृक्क हमारे मानव शरीर की जब हम बात करें, वृक्क कहते हैं, या उसी को हम और क्या कहते हैं? इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। और एक शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है, गुर्दा यूज करते हैं, गुर्दा भी कहा जाता है। तो मानव शरीर की जब हम बात करें तो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि किन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और जिस अंग के माध्यम से निकलती है, या हम बात करें मानव शरीर में उत्सर्जन का अंग कौन सा है पूछा जाए तो वृक्क को याद रखिएगा। वृक्क क्या है? उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जी अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हो रहा है? हमारे शरीर में
अंगों के रूप में जब बात करते हैं हम, तो हमारी ये त्वचा है, मानव शरीर में हम बात करते हैं, तो जब हम इसके बारे में उत्सर्जन तंत्र को जब आपको पढ़ाएंगे तो हम अलग अलग उत्सर्जी अंगों के नाम और उन अंगों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम के बारे में बताएंगे। तो यहां तक हम जाना कि मानव शरीर में किडनी पाई जाती है उत्सर्जन तंत्र के रूप में। वह किडनी रक्त में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं, वृक्क में क्या होता है, उनका छानने की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो रही है? छानने का काम। किसका छानना? रक्त का। रक्त का छानने की क्रिया कहां होती है? तो रक्त की छानने की क्रिया होती है वृक्क में होती है, और उसके माध्यम से शरीर से या रक्त में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर किया जाता है। तो सजीवों का यह लक्षण हो गया। कौन सा लक्षण? उत्सर्जन का लक्षण हो गया कि उत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से रिमूव किया जाता है, और यह प्रक्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं सजीव का अगला लक्षण। कौन सा? श्वसन। श्वसन यहां पर लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के बारे में हम बात करें, मतलब प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक सजीवों में यह एक लक्षण पाया जाता है श्वसन का। यहां पर श्वसन से जब हमने सामान्य भाषा में हम बात करें को पूछा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? सांस लेना व सांस छोड़ना। जब लेने की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, और जब छोड़ने की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम बात करते हैं कि इसको हम अंदर लेते हैं और इसको हम शरीर से बाहर करते हैं। तो यह प्रक्रिया एक सामान्य को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। जब हम इसको श्वसन तंत्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा कि हाँ, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि श्वसन सजीवों में पाया जाने वाला एक लक्षण है। जितने भी जीवधारी होते हैं, जैसे मछलियों के बारे में बात करें तो वह भी श्वसन करती हैं। ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है? श्वसन की क्रिया करती है। और श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। जब हम इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना ये श्वसन के अंतर्गत आने वाली क्रिया है, और इसको सामान्य भाषा में या वैज्ञानिक विज्ञान की भाषा में श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, जो किसके अंतर्गत आ रहा है? श्वसन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। समान भाषा में यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करके आपको डायग्राम से दिखाया है मैंने कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे शरीर में क्या पाए जा रहे हैं? लंग्स पाए जा रहे हैं, और इन लंग्स में इन फेफड़ों में लंग्स अर्थात फेफड़ा आपके ये आप जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन अर्थात चेस्ट वाला जो भाग है, आपकी जो यहाँ पर ये पेशियां रिब्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर में आपके लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हम गैसों का विनिमय हो रहा है। तो यही प्रक्रिया सभी सजीवों में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है कि सभी जीवधारी या सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, पत्थर है, क्या यह श्वसन करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब निर्जीवों में श्वसन नहीं पाया जाता और सजीवों में श्वसन पाया जाता है। तो ये लक्षण भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक शब्द आया हुआ है प्रजनन। यह जो प्रजनन वर्ड है इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन के रूप में हम इसको जानते हैं। प्रजनन इसी को क्या कहता है? प्रजनन की प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब यहां पर प्रजनन और रिप्रोडक्शन जो वर्ड है समझिएगा, यहां पर इसकी हम परिभाषा आपको यदि बताते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं तो जानिएगा कि अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करना। यहां पर एक शब्दों पर ध्यान देना
जीवों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है कि अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। क्लियर? यहां पर एक चित्र बना हुआ है। हम जब चित्र को देखते हैं तो यहां पर जब हम देख रहे हैं कि यहां पर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जो आपको ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये हम जब ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो प्रजनन की क्रियाओं के दौरान हम शुक्राणु और अंडाणु की बात करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु की बात करते हैं तो आपको जो ब्लू कलर की एक स्ट्रक्चर राउंड शेप में दिखाई दे रही है, ये महिलाओं में या मादा में पाए जाने वाला क्या है? अंडाणु है। और ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में संलित होते हैं तो फोटस या भ्रूण का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। ये एक नर युग्मक कौन कहलाएंगे? शुक्राणु कहलाएंगे। मादा युग्मक क्या कहलाएगा? अंडाणु कहलाएगा। जब ये आपस में संलित होते हैं तो एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी को हम जनन की प्रक्रिया कहते हैं कि सजीवों में क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। अब यहां पर एक लक्षण ये क्लियर हो गया कि सजीवों में पाए जाने वाला एक लक्षण है, कौन सा? प्रजनन का लक्षण है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है? क्या, क्वेश्चन समझिएगा, क्या सभी सजीवों में प्रजनन पाया जाता है? क्या सभी सजीवों में प्रजनन पाया जाता है? तो यदि आपसे इन प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो निश्चित रूप से अधिकांश लोग इसको उत्तर क्या देंगे कि हां, सभी सजीवों में पाया जाने वाला यह लक्षण है। तो क्या यह विशिष्ट लक्षण है? तो जब विशिष्ट लक्षण पूछेगा तो आपको उत्तर रहेगा नहीं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि हम देखते हैं क्या, यदि हमने जब यहां पर मेल, हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो मेल और फीमेल में हमने क्या देखा? इसमें क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जाइगोट के बारे में हमने बात की। और जब जाइगोट बनता है मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एक नई संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है। अब यदि इसी प्रकार जीवधारियों के बीच में हम देखते हैं तो जीवधारी में हम देखते हैं यदि हम डंकी अर्थात हम गधा की बात करें, जो मेल हम हैं और मेल के रूप में देखते हैं, और हम देखें हॉर्स के रूप में देखें अर्थात घोड़ा, जब इनके बीच में, या यहां पर आप मेयर भी लिख सकते हैं घोड़ी के रूप में, और हम समान वहां समझाने के लिए आपको बताया है गधा एक घोड़ा है। यदि इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जब बनने वाली जो संतान है वह कौन सी होती है? तो वह बनने वाली संतान खच्चर होती है। यहां प्रजनन हुआ? हां, यहां प्रजनन हुआ। यहां पर प्रजनन होकर के एक नया जीव की उत्पत्ति हुई। अब यह जीव क्या इसके पश्चात यह जनन की क्रिया करता है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं। नो। कहने का मतलब क्या हुआ? खच्चर जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इनमें बंधित का गुण पाया जाता है, स्टेरिलिटी का गुण पाया जाता है। अर्थात सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया एक समान लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो जीवधारी अपने समान नई संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया ही जनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो खच्चर में यह गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें युग्मक ही नहीं पाए जाते हैं खच्चर में, अर्थात इसके पश्चात प्रजनन की क्रिया यह
नहीं करता, अपने समान नई संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात प्रजनन सजीवों में पाया जाने वाला विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यह क्लियर हो गया होगा कि सजीवों के गुण, सजीवों के लक्षणों के रूप में यहां पर आया है। प्रजनन के बारे में हमने बात कर दी कि हाँ, प्रजनन सजीवों में पाया जाने वाला एक सामान्य लक्षण है। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रोसेस आपके समक्ष है, उपापचय, या इसी को हम बात करें 5वें पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं यहां पर। उपापचय जो है, यह उपापचय, या इसको एक अलग शब्द में हम देखें तो जैव रासायनिक क्रियाएं, बायो केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं को और हम अच्छे से अध्ययन करें तो इसी जैव रासायनिक क्रियाओं को ही हम एक शब्द में क्या बोल देते हैं, उपापचय की क्रिया, अर्थात मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, क्लियर? मतलब प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक सजीव में जैव रासायनिक क्रिया पाई जाती हैं। भोजन का डाइजेशन होना, भोजन को पचाना, ठीक है, शुगर, ग्लूकोज, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की चीजों का बनना भी होता है और बहुत सारी चीजों का क्या हो रहा है, विघटन भी होता है, अपघटन होता है, रिडक्शन होता है, और बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, मिनरल्स हैं। तो ये सब चीजें जाकर के हमारी बॉडी में क्या होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, या अवशोषण होने के पश्चात शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती हैं और उनको हमारा शरीर क्या करता है, उपभोग करता है। तो क्या जिस रूप में ग्रहण किया उसी रूप में उसने यूटिलाइज किया? नो। जैसे हम राइस खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो किसी में विटामिन प्रेजेंट होता है, किसी में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये जाकर के हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन का काम क्या है, रिपेयर ऑफ योर मसल्स, आपके शरीर को निर्माण करना, शरीर की मरम्मत करना या कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो यहां पर जब मेटाबॉलिज्म के रूप में आया, अर्थात मेटाबॉलिज्म को हम दो प्रकार से अध्ययन कर, उपापचय क्या है, उपापचय क्या है, तो यहां पर हम देखते हैं एक क्रिया कहलाती है उपचय, समझते चलिएगा, और दूसरी क्रिया हो गई अपचय। इन दो शब्दों से, ये दो क्रियाओं से ही मिलकर के क्रिया बनी हुई है। कौन सी क्रिया? उपापचय। उपापचय अर्थात संधि विच्छेद किया हमने उपचय और अपचय, उप और अप, उपचय और अपचय दोनों क्रियाओं को एक साथ कहा जाता है उपापचय। और उपापचय की क्रिया जो हमारी बॉडी में हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक सजीव में पाई जाने वाली यह एक लक्षण है। प्रत्येक सजीवों में क्या पाया जाता है, अपचय और उपचय की क्रिया पाई जाती है। और थोड़ा सा डीप चलते हैं कि सर अब ये अपचय क्या है, उपचय क्या है, इसको ही थोड़ा सा बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको हम बताने के लिए यहां पर है कि अपचय और उपचय क्या है। तो हम देखते हैं, हमने आपको बताया उपापचय, उपापचय को हमने कितने भागों में बांट दिया, या हमने उपापचय को तोड़ा तो हमने देखा उपचय और अपचय के रूप में जाना। तो जहां पर उपचय, अंग्रेजी में कई लोगों को लगता होगा सर हिंदी नाम ज्यादा हो रहा है, तो उनके लिए, क्योंकि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी छोड़ चुके हैं और कुछ ने अभी प्रारंभ की है। तो हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, और इसके आधार पर हम कुछ कॉमन वर्ड जो होते हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं। जहां हमने उपापचय को क्या कहा, मेटाबॉलिज्म कहा, और वहीं पर उपचय और क्या लिखा मैंने, अपचय लिखा है। तो उपचय अर्थात
कैटाबॉलिज्म कहा जाता है उपचय की क्रिया को, और वहीं पर अपचय की क्रिया को क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। अपचय और उपचय, क्लियर। अब यहां पर हम उपचय और अपचय की जब हम बात करते हैं तो इसको हम आपको उदाहरण समझाते हैं कि सर अब ठीक है, नाम क्लियर हो गया, अब हमें बताइए उपचय में क्या होता है और अपचय में क्या होता है। तो बिल्कुल रूप से आप समझिएगा, यहां पर एक उदाहरण से मैं आपको इसको आसानी से समझा देता हूं कि उपचय की जो क्रिया है, उपचय की क्रिया सबसे पहले तो इसका एक और नाम याद रख लेना। उपचय का मतलब होता है कि यहां पर क्या हो रहा है, निर्माण होगा। अर्थात इसको एक नाम से और जान जाएं कि उपचय में क्या होगा, निर्माण होगा। अतः इसको निर्माणकारी भी कहा जाता है, निर्माणकारी अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहां पर कोई ना कोई चीजें बनेंगी, हम एक उदाहरण समझाएंगे आपको। और यहां पर याद रखना अपचय, या उसी को आप लिख लेना विघटनकारी, विघटनकारी अभिक्रिया, और यहां पर याद रखना निर्माणकारी अभिक्रिया। तो विघटनकारी अभिक्रिया और निर्माणकारी अभिक्रिया, जब पाचन आप पढ़ेंगे तब भी इसी चीज को वहां भी बताना है। तो अभी से क्लियर हो जाइए कि उपापचय क्या है, कई बार ये शब्द आएंगे, और इन वर्डों के बारे में जानकर के ही हम बायोलॉजी को समझ सकते हैं कि बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। आइए, तो उपचय में हम क्या बोले हमने आपसे कि निर्माणकारी अभिक्रिया कहलाती है। निर्माणकारी कहने का तात्पर्य है, अब आप यहां पर एक और उदाहरण देखिए कि जैसे 1+1, थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैथमेटिक्स का उदाहरण है, हमको समझना है प्रोसेस क्या है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है। मतलब कुछ चीजें बनी यहां पर, एक और एक अलग अलग तत्व है, समझ जाइए, अलग अलग अंक है, समझ जाइए। तत्व बोल दिया मतलब हम केमिकल की भाषा की बात कर दी हमने, और हम अंक की बात कर रहे हैं तो हम यहां क्या देख रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैथ्स और केमिस्ट्री हमको नहीं देखना है, हमको क्या समझना है, प्रोसेस को समझना है कि जैसे एक और एक 2 होता है, अर्थात 2 यहां बना, किससे बना, एक और एक से बना। या हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो जैसे हम पादपों के बारे में बात करें, पादप भी क्या है, सजीव हैं, और हम वहां पर क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की सहायता से प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से क्या निर्माण किया इन्होंने, ग्लूकोज का निर्माण किया। काहे का निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण किया और ऑक्सीजन मुक्त किया। तो यहां पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ किनका, कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या, वाटर से। जल के अणु आपस में मिलकर के लाइट और क्लोरोफिल की सहायता से, लाइट अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया ग्लूकोज बनाया। यहां क्या हो रहा है, प्लांट में क्या बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज बना मतलब इसमें आ जाएगा क्या, और याद रखिएगा इसको, इस वर्ड को याद रखिएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि उपचय की जो क्रिया है, यह उदाहरण किसका है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह उपचय, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, भोज्य पदार्थ का निर्माण हुआ। अलग अलग तत्व थे, अलग अलग तत्वों से मिलकर क्या बन गया, एक प्रोडक्ट यहां बन गया। अब प्रोडक्ट बन गया अर्थात ये निर्माणकारी, क्लियर। अपचय की क्रिया में क्या होगा, उपचय की क्रिया में क्या होगा, कोई चीज बनती है। हमारे शरीर में भी, प्रत्येक सजीवों के शरीर में, जीवधारियों के शरीर में कुछ प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं और नई चीज का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए या जीवधारी के शरीर के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। जैसे हमने उदाहरण समझाया आपको, प्रकाश संश्लेषण।
इसी प्रकार हम देखें अपचय में भी हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म में, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, विघटनकारी कहा। विघटनकारी कहने का मतलब यहां समझिएगा थोड़ा सा, विघटनकारी जैसे यहां पर मैंने 1 और 1 क्या लिखा, 2। अब मान लीजिए कोई चीज आपके बॉडी में है, जुधारी किसी में कोई चीज बनी हुई है, तो ये टूट करके अलग अलग भागों में बट गई, अलग अलग हो गई, अर्थात 2 का क्या हुआ, अपघटन हुआ, विघटन हुआ। 2 का क्या हुआ, अपघटन हुआ, विघटन हुआ। या आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पसंद नहीं है तो हम आपको और एग्जाम्पल समझाते हैं कि यहां पर हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण बना। यहां पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बना, तो यहां पर लिख देता हूं, ग्लूकोज बना। क्या बना था, ग्लूकोज बना था। अब यहां पर अपचय की क्रिया में क्या होगा, अपचय की अभिक्रिया में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा यहां पर। और ब्रेक डाउन होकर के ये हमको क्या प्रदान करेगा, इसको तोड़ा जाता है। जो टूटता है, तोड़ने की क्रिया किसकी उपस्थिति में हुई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, अर्थात यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, यहां पर हो रही है प्रत्येक जीवधारी के शरीर में कौन सी क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया। अर्थात रेस्पिरेशन की क्रिया क्या है, तो रेस्पिरेशन की क्रिया वह अभिक्रिया है या वह यांत्रिक क्रिया है या वह जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोज्य पदार्थों का क्या हुआ, अपघटन हुआ और टूट करके यह क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्या मुक्त हुआ इससे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकला। और हमको क्या क्या प्रदत्त हुआ, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। क्लियर हुआ अपचय और उपचय की क्रिया। एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, ये क्लियर नहीं हुआ हो तो कुल मिलाकर के आप समझिएगा कि अपचय की जो क्रिया है, इस अभिक्रिया में ये एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अलग अलग ईंटों को आपस में रख करके क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। अलग अलग ईंटों को ऐसे जोड़ करके क्या बना सकते हैं हम, दीवार बना सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग ईंटों को जोड़ के हमने क्या बना दी, दीवार बना दी। क्या बना दी हमने, दीवार बना दी। समझिएगा, दीवार। और वहीं पर इसी दीवार को यदि तोड़ दिया जाए, यदि इसी दीवार को हम क्या कर दें, तोड़ दें, तो इससे क्या निकल जाएंगी, ईंटें। क्या निकल जाएंगी इससे, ईंटें अलग अलग हो जाएंगी। ईंटें, ईंटों को जोड़ करके क्या बनाया हमने, ईंटों को जोड़कर क्या बना, ईंटों को जोड़ के बना दीवार। और यदि इसी दीवार को तोड़ दिया जाए, दीवार को तोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएंगी, उससे ईंटें निकल जाएंगी। दोनों क्रिया समझ में आ गई होंगी कि यहां पर निर्माण हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो निश्चित रूप से मेटाबॉलिज्म आपको क्लियर हो गया कि बायो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में या सजीवों की शरीर में पाए जाते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण भी होता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन भी होता है। इसी प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। सजीवों में यह लक्षण पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ रहे हैं, सजीवों के बारे में। और सजीवों के अंतर्गत हम उनके लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के बायोलॉजी में सजीव की जब हम बात करेंगे, जीवधारियों के बारे में बात करेंगे, तो ये सब प्रोसेस उनकी बॉडी में होते हैं। तभी चाहे वह जीव हो, जंतु है, प्लांट हो, सभी में सब चीजें पाई जाती हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। गति एवं प्रचलन, यह भी सजीवों में पाए जाने वाला एक लक्षण है। और गति जो होती है, हम जानते हैं गति कहने का मतलब है, या इसी को हम बात करें जो गति है, मोशन की जब हम बात करते हैं, गति का मतलब क्या हो गया? चलना। अर्थात सजीवों में यह लक्षण पाया जाता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन होना ही, यहां पर क्या शब्द आ गया? स्थान का परिवर्तन। अब कोई चलते हैं, कई पक्षी ऐसे हैं जो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उड़ करके, चल करके। इस प्रकार से हम देख, कुछ है रैंकर भी क्या होते हैं? अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं सजीव पाए जाते हैं जो, जैसे हम पादप की बात करें तो उसमें हरी शैवाल है जो पानी की सतह, पानी में उपस्थित होता है और पानी की सहायता से अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो गति तो करते हैं लेकिन वहां पे एक ही स्थान, जैसे क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम बात करें तो यहां पर आप डायग्राम देखिए यहां पर कि सजीवों में गति एवं प्रचलन पाया जाता है। जैसे गति के बारे में बात करें, देखो प्लांट में जब हम देखते हैं, पादप में गति, समझिएगा गति प्लांट में कैसी होती है, इसको देखिए। एक ट्री यहां पर मैंने बनाया हुआ है, तो ये एक ही स्थान पर स्थित है। क्या सभी जीवों में गति पाया जाती है? तो गति सभी जीवों में पाई जाती है। किसी में इस प्रकार की गति पाई जाती है तो किसी में उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाती है या गति पाई जाती है। प्लांट में एक स्थान पर स्थिर है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की प्रकाश में आप देखिएगा कि पेड़ का जो तना है ये सूर्य के प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर गति करता है, जबकि जड़ जो होती है वह नीचे की ओर गति करती है। तो गति सभी जीवों में पाया जाता है। और प्रचलन के बारे में, एक प्रचलन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होना, वह कहलाता है प्रचलन। तो सभी सजीवों में क्या पाया जाता है? गतियां पाई जाती हैं और प्रचलन पाया जाता है। तो यहां पर हमने ट्री में क्या देखा? उसमें गति पाई जाती है लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर है, मतलब प्रचलन इसमें नहीं है, लेकिन गति इसमें भी पाई जाती है। मतलब पादपों में गति भी है, ठीक है, और जीव जंतुओं में हमें क्या देखा? गति एवं प्रचलन पाया जाता है। यहां पर देखिए कुछ डायग्राम है, इनमें कोई अलग से अंग नहीं होता है। इनके अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, एस्केरिस है, अलग अलग है, इनमें अलग से कोई अंग नहीं है। लेकिन आप देखेंगे उनकी जो बनावट है, यहां पर हल्के हल्के से रोम या सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया इसको कहा जाता है जो हल्के हल्के से रोम सदृश रचना दिखाई दे रही है, ये सीलिया है। और यहां पर आपको एक पूंछ जैसी रचना नजर आ रही है, ये पूंछ जैसी जो रचना है इसको कहा जाता है फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला आपके शरीर की कोशिकाओं में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर की कोशिकाओं में जो आपके लंग्स के ऊपर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हमारा बलगम जो कफ होता है उसको हम आसानी से ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट खींच करके फेंक देते हैं। क्या मैजिक है? जी नहीं। आपके यहां पर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो दो भागों में डिवाइड है, इस ट्रैकिया के यहां पर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें हल्के हल्के से रोम सदृश रचना पाई जाती हैं, जो आपके लंग्स में उपस्थित कूपिकाओं में जो भी क्या हो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको अपने माध्यम से धीरे से रिमूव करके यहां तक लाती हैं, और फिर हम आसानी से उसको क्या करते हैं? खींच के बाहर करते हैं। तो सीलिया। और वहीं पर हम बात करते हैं पूंछ जैसी रचना फ्लैजिला, स्पर्म में भी देखने को प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि सजीवों में गति एवं प्रचलन पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमने देखा कि प्रयोगशाला परिचालक के अंतर्गत हम देख रहे हैं सजीवों के लक्षणों के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपने हर चीजों को अच्छे से समझा होगा। इसी के अंतर्गत आप और देख सकते हैं कि सजीवों में
क्या पाई जाती है? जीवन चक्र पाया जाता है, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पाया जाता है। ये भी लक्षण को याद रखिएगा। लाइफ साइकिल मतलब जो भी सजीव होगा उसका जन्म होता है और फिर क्या होती है? मृत्यु होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक जीवधारियों में जन्म के बाद वह क्या करता है? जन्म के बाद वह वृद्धि करेगा, वृद्धि के बाद वह प्रजनन करेगा और प्रजनन के बाद उसकी मृत्यु होती है। प्रत्येक जीवधारी की शरीर में यह क्या पाया जाता है? साइकिल पाया जाता है। मतलब जीवन चक्र, प्रत्येक जीवधारी जन्म लेते हैं और उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। निर्जीव तो ऑलरेडी पहले से ही डेड हैं, ठीक है। सजीवों में पाया जाने वाला यह क्या है? लक्षण पाया जाता है। इसके अलावा और आप क्या जान सकते हैं कि सजीवों में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। सजीवों में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। इसको अलग से पॉइंट बना करके आप याद करिएगा। यह भी लक्षण है कि सजीवों में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। और क्या याद रखेंगे कि जितने भी सजीव होते हैं सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर के यह बने हुए होते हैं। और इनमें क्या पाया जा रहा है? जीव द्रव्य पाया जा रहा है। जीव द्रव्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं एक कोशिका की, जब हम चित्र को समझते हैं कि जो कोशिका होती है, एक शब्द है जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कोशिका के बारे में, कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में हम बात करें तो केंद्रक पाया जाता है। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये जंतु कोशिका है कि पादप कोशिका है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझा देंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य क्या है। ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रीय द्रव्य या केंद्रकीय द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और ये हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कि दोनों अलग अलग हैं क्या? तो जी नहीं, प्रोटोप्लाज्म के ही हम कोशिका द्रव्य और केंद्रकीय द्रव्य, यहाँ जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म ये है और इसके बाहर जो पाया जाता है इस प्रकार की, जो आपने चित्र में हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस प्रकार के जो यहाँ पर द्रव्य भरा होता है ये क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को एक साथ मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। अर्थात प्रत्येक सजीवों में पाए जाने वाला यह एक पदार्थ है और सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है जीव द्रव्य। और प्रत्येक जीव द्रव्य होता है, जितनी भी प्रक्रियाएं आपकी बॉडी में संचालित हो रही हैं इस सेल के थ्रू ही हो रही हैं। सेल में ही, जैसे हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम आता है, गोल्गी बॉडी का नाम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आता है, अलग अलग नाम आते हैं। तो निश्चित रूप से ये सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। और इन लक्षणों के अंतर्गत और हम आगे की बात करें यदि, तो सजीवों के और लक्षणों की जब हम बात करते हैं, सजीवों के लक्षण हम देख रहे हैं और इन लक्षणों के बारे में जो हम बात और कर रहे हैं आगे, तो हम क्या देखेंगे कि सजीवों में लक्षण पाया जाता है क्या? संवेदनशीलता एवं अनुकूलन। संवेदनशीलता एवं अनुकूलन कहा जाता है। यह किसका लक्षण है?
संवेदनशीलता अनुकूलन सजीवों में पाया जाता है। उदाहरण समझा देता हूं इसको भी कि सर संवेदनशीलता, जैसे आपने देखा होगा एक प्लांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संवेदनशीलता के अंतर्गत हम देखते हैं प्लांट में है छुई मुई, जिसको हम क्या और क्या बोलते हैं, टच मी नॉट, टच मी नॉट भी इसको कहा जाता है, छुई मुई। अर्थात इस प्लांट के पास जैसे ही आप पहुंचते हैं और जैसे इसकी पत्तियों के आसपास संपर्क होता है, ये पत्तियों को तत्काल धीरे से क्या करता है, बंद करता है। मतलब ये बाहरी जो वातावरण से जो उद्दीपन मिला, उन उद्दीपनों के खिलाफ इसमें क्या पाई जाती है, संवेदनशीलता पाई जाती है। अर्थात सजीवों में क्या पाई जा रही है, संवेदनशीलता पाई जा रही है। तो यहां पर हमने क्या देख रहे हैं कि बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। इसको क्या कहा, संवेदनशीलता कहा। और जब हम अनुकूलन की बात करते हैं, तो यहां पर जब हम अनुकूलन की बात करेंगे तो अनुकूलन में हम क्या जानेंगे कि जो संवेदनशीलता के दौरान, जैसे हमको संवेदनशीलता जब प्राप्त होती, कैसी संवेदनशीलता, समझिएगा अनुकूलन को। अनुकूलन में हम देखें, यदि हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें, ये सब चीजें बहुत आसानी से समझने वाली चीजें हैं, कोई किताब की आवश्यकता आपको नहीं है। अनुकूलन एक क्रिया है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। संवेदनशीलता भी हम प्राप्त करते हैं, तभी हम अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। संवेदनशीलता को ही जान करके हम क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जैसे संवेदनशीलता क्या, जैसे हम बात करें यदि अप्रैल माह में, हम 12 माह में देखते हैं, अप्रैल माह में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो जो गर्मी होती है, यहां पर गर्मी क्या है, तो गर्मी का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। गर्मी का हमने क्या किया, अनुभव किया। इसी प्रकार यदि हम दिसंबर माह की बात करें, दिसंबर में हम क्या फील करते हैं, ठंडी का क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये अनुभव जो शब्द आया, यहां गर्मी का अनुभव हुआ और यहां ठंडी का अनुभव हुआ। तो जो ये अनुभव शब्द आ रहा है, इस अनुभव ही क्या है, संवेदना है, जो संवेदनशीलता है। मतलब उस अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। गर्मी का क्या हुआ, हमको अनुभव हुआ ना, तो अनुभव क्या है, संवेदनशीलता है। उस संवेदनशीलता के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी अनुकूलित होती है। तो ये कुछ संवेदनशीलता है, अनुकूलन है, गति है, प्रचलन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, जीव द्रव्य है, जीवन चक्र है। तो ये सब क्रियाएं किसमें पाई जाती हैं, सजीवों में पाई जाती हैं। और इसके आधार पर हमने जाना कि सजीवों में पाए जाने वाले सब लक्षण हैं, और इन लक्षणों के आधार पर हमने विभिन्न प्रकार की चीजों का, इनका बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।